जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 30 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच गाइज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पेड बैचेस को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और आज के टॉपिक्स ये हैं जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ गाइस कि आप पेन और पेपर लेकर बैठे हैं। टॉपिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको नोट डाउन जो है वो करनी है। और एक बार मैं आपके कमेंट्स जो है वो चेक कर लेता हूँ। ईशा ठाकुर का आंसर आया है, वेरी गुड। आयुष गुप्ता ने भी आंसर लिखे हैं, बहुत शानदार। शगुन सिंह, वेरी गुड। दीप शिखा सिंह, फैंटास्टिक। सर साहिल अख्तर ने पूछा है कि सर मंथली करंट अफेयर्स के नोट्स खुद से बनाने में बहुत वक्त लगता है, क्या प्रिंट आउट? यार देखो, खुद से बनाने में वक्त लगता कैसे है? मैं तो आपको बताता ही हूँ ना बीच बीच में, ये बस चीजें नोट डाउन करो। वक्त तो देना पड़ेगा यार, तैयारी कर रहे हो तो वक्त तो देना ही पड़ेगा। और अगर आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के हाईलाइट जो है वो करेंगे तो वो मंथ के एंड में, यानी कि एक पीडीएफ में अगर ऑन एन एवरेज 15 पेजेस भी अगर आपको मिल रहा है, राइट, तो आप देखो उसकी साल भर की कितनी मोटी फाइल जो है वो आपकी बन जाएगी। तो वो फिर आप रिवाइज करने में आपको बड़ी डिफिकल्टी आएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ खुद से हाथ से जो है नोट्स बनाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा यार। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप अपने हाथ से ही नोट्स बनाएं, तो वो ज्यादा बेटर है। जो मैं आपको बताता हूँ कि ये सब चीजें नोट डाउन करनी है। और पीडीएफ बेसिकली आपके रेफरेंस के लिए जो है वो होती है कि आप जो है उसको एक बार रीड कर लें, गो थ्रू कर लें पूरी चीजों को फिर से, जिससे कि परमानेंट मेमोरी में आपकी वो बैठना शुरू हो। निहारिका श्रीवास्तव, वेरी गुड, आपने भी आंसर्स दिए हैं। फ्यूचर ब्यूरोक्रेट ने भी आंसर्स दिए हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। श्वेता यादव के भी आंसर आए हैं, दिग्विजय के भी आंसर आए हैं, ठीक है। अंजलि बब्बर, आंचल मौर्य, कल कल के मैंने आपके कमेंट्स देखे नहीं थे ना, कल वाले के, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आंसर जो है वो दीजिए अपना रेगुलर बेसिस पर, और बने रहिए, रेगुलरिटी मेंटेन करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आइए, बहुत ध्यान से सुनना है जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, और जो चीज लिखने के लिए कहूंगा तो वो आपको नोट डाउन कर लेना है। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन, आपको ऑलरेडी पता है इस टॉपिक के बारे में। अभी पहलगाम में एक हम लोग को देखने को मिला कि एक बहुत ही भयानक टेररिस्ट घटना जो है वो घटी है, राइट। और उसमें काफी सारे बेकसूर लोगों की, टूरिस्ट की जो है वो जान चली गई। और इसी चीज के लिए हमने अभी एट प्रेजेंट जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड जो है वो किया है। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, आइए डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है गाइस जो 60 सालों तक युद्ध से रिलेटेड या किसी हॉस्टिलिटी से रिलेटेड या डिप्लोमेटिक टेंशन से रिलेटेड जो है वो चल रहा है। अब इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को। क्या है इंडस वाटर ट्रीटी और का पूरा किस्सा, इसको हम लोग समझेंगे और इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो आज इन सब चीजों के बारे में जो है वो बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो इंडस वाटर ट्रीटी साइन कब हुई, ये लिखेंगे आप यहां पे, ये वाला पॉइंट। इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को कराची में जो है वो साइन होती है, वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में। सॉरी, वर्ल्ड बैंक जरूर लिखिएगा, ये वाले नोट्स बनाइए बुलेट पॉइंट्स में। अरे सॉरी यार, मैंने कल आपको बताया ना कि थोड़ी तबीयत खराब हो गई और ठंडा पानी वगैरह पी लिया था, अभी गला तो ठीक हुआ है। बट अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, बट इट्स ओके, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। काम रुकना नहीं चाहिए, है ना, रेगुलरिटी मेंटेन रखना जरूरी है। आपको, मैं पढ़ाने से नहीं रुकूंगा, आपको पढ़ने से नहीं रुकना है। अब देखो, वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में ये ट्रीटी जो है वो साइन हुई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था पानी से रिलेटेड मुद्दे को जो है वो पीसफुली, शांतिपूर्वक जो है वो सॉल्व करना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच के इंडस नदी से रिलेटेड मुद्दे को, इंडस नदी के पानी की शेयरिंग से रिलेटेड मुद्दे को। ट्रीटी के तहत जो है वो पानी को डिवाइड किया गया। इंडिया को रावी, बियास, सतलुज नदी का पानी, यानी कि ईस्टर्न रिवर्स का पानी जो है वो मिला। ये फैक्ट लिख लेंगे आप, रावी, बियास, सतलुज नदी का पानी जो है वो इंडिया को मिलता है, और झेलम चेनाब इंडस का पानी जो है वो पाकिस्तान को मिलता है। तो ये ट्रीटी ने कहा।
क्या आपको लगता है कि 1960 के बाद जो युद्ध और टेंशन्स के बाद भी ये ट्रीटी जो है वो चलती रहनी चाहिए थी? हाँ, 1960s के बाद भी कितनी टेंशन्स बनी रही, तो क्या आपको लगता है कि स्टार्टिंग में ही हम लोग को इसको बंद कर देना चाहिए था, सस्पेंड कर देना चाहिए था? हम्म? मैं आपको बताता हूँ, इंडिया ने ट्रीटी को ये पहली बार जो है वो सस्पेंड किया है, और उसका कारण जो है वो क्या है वो आप सभी लोग जानते ही हैं। इंडिया ने इस ट्रीटी को पहली बार सस्पेंड किया पालगम टेरर अटैक के कारण। आप सभी लोग जो है वो जानते हैं, पहलगाम टेरर अटैक में 26 इंडियन टूरिस्ट जो है उनकी जान चली गई बेगुनाहों की। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस ने ये डिसीजन लिया जिसमें हाइड्रोलॉजिकल डेटा को हम शेयर नहीं करेंगे, यानी कि पानी से रिलेटेड डेटा उसको शेयर नहीं करेंगे। पाकिस्तानी अब यहां पर आकर इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। इस ट्रीटी के तहत जो लिखा गया था कि अलाउ किया जाएगा ऑल्टरनेटिवली इंडिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को कि वो बेसिकली जाकर जो है वो इंस्पेक्शन कर सकें कि सही तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है कि नहीं, ट्रीटी को का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो अब हम इंडिया पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को यहाँ पर नहीं बुलाएंगे, अलाउ नहीं करेंगे उनको कि आप आकर इंस्पेक्शन करें, और हम जो वेस्टर्न रिवर्स है उस पर अपना कंट्रोल ले लेंगे। तो ये स्टेप बेसिकली एक प्रकार का एसर्टिव वाटर डिप्लोमेसी का सिग्नल है कि कठोर कदम हमने उठा लिया है जो इंडिया पहले अवॉइड करता था, बट अब हमने फाइनली इस कदम को जो है वो उठा लिया है। दोनों देश एक दूसरे की नदियों का लिमिटेड यूज कर सकते हैं, जैसे कि इरिगेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के पर्पस के लिए। ये ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ था ये वाली चीज। और एक परमानेंट परमानेंट इंडस कमीशन भी स्टैब्लिश किया गया था टेक्निकल बातचीत करने के लिए, और डिस्प्यूट्स के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट्स या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का प्रोविजन था। अब इस ट्रीटी में एग्जिट क्लॉज नहीं है, इसका मतलब है इंडिया इसे यूनिलैटरली खत्म नहीं कर सकती, सिर्फ सस्पेंड कर सकती है। समझे आप? तो ये ट्रीटी को हमने बंद क्यों नहीं किया, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें एग्जिट क्लॉज नहीं है। इंडिया खुद की इच्छा से इस ट्रीटी को जो है वो खत्म नहीं कर सकती, राइट? तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डज नॉट हैव एग्जिट क्लॉज, है ना? खुद से हम जो है वो इस ट्रीटी को समाप्त नहीं कर सकते, बट हाँ हम सस्पेंड जरूर कर सकते हैं कि भाई हमें नहीं करना। समझे आप? ये सस्पेंशन पाकिस्तान के लिए काफी डैमेजिंग हो सकता है। कैसे डैमेजिंग हो सकता है, आओ इसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ी सी। पाकिस्तान की पाकिस्तान का 80% वाला पानी, सरफेस वाटर, वेस्टर्न रिवर से आता है। एग्रीकल्चर जीडीपी का 23% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, और 68% रूरल पॉपुलेशन जो है वो इस पर डिपेंडेंट है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी काफी खराब है, सिर्फ 14.4 MAF वर्सेस 154.3 MAF जो एनुअल नीड्स की आवश्यकता है, यानी कि मिलियन एकड़ फीट। इनको आवश्यकता जो है एनुअली 154.3 मिलियन एकड़ की, है ना? बट इसका बहुत ही कम इनके पास जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी मात्र 14.4 MAF। सोचिए आप, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत पुअर है, बहुत खराब है। हर साल इतने इतने मिलियन एकड़ पानी जो है वो जाता है, सप्लाई होता है, बट सिर्फ वो स्टोर कर पाएंगे तो सिर्फ, तो सोचो आप, 10% के आसपास, थोड़ा सा ज्यादा ही मान लो आप, या उससे भी कम। 10% से भी कम हो गया ना ये तो। 154.3 मिलियन एकड़ फीट का 14.4 मिलियन एकड़ फीट, 10% से भी कम है, 10% भी नहीं है ना? इसमें 10% लिखा है, बस उससे भी कम है। सोचिए आप, बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। इम्पैक्ट यही होगा, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, रूरल एरिया में इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इंडिया को जो है वो क्या फायदा होगा स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के बावजूद ये शिफ्ट है रेस्ट्रेन्ड टू असर्टिव पॉलिसी की तरफ, कि भाई अब हम कठोर कदम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर उठाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन गाइस सिर्फ एक डिप्लोमेटिक या एनवायरमेंटल मुद्दा नहीं है, ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट का भी मैटर है। बस आप इस ट्रीटी से रिलेटेड थोड़ी सी चीज जो मैंने भी आपको बताई है बस वो ध्यान में रखिएगा, बाकी और कुछ खास नहीं है इस टॉपिक के अंदर, राइट? और इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। ये जरूर जो है वो लिखिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके हेड होते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने ये फाइनली डिसीजन ले लिया, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको सस्पेंशन जो है वो दिया गया है। फर्स्ट एवर सस्पेंशन है 1960 की ट्रीटी का। इससे पहले जो आपने सुना था बट वो सस्पेंशन जो है वो नहीं था, बट अब फाइनली जो है वो सस्पेंड जो है वो कर दिया गया है। इससे काफी पाकिस्तानी जो है
एक तो पहली चीज यहाँ पर आकर इंस्पेक्शन जो है वो नहीं कर सकते इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, जैसे किशन गंगा, रेटल, है ना। इंडिया जो है वो पानी बहा सकती है, फ्लश कर सकती है, वाटर स्टोरेज जो है वेस्टर्न रिवर्स का बढ़ा सकती है, और वहां पर उस क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। राइट, तो ये चीज करना जरूरी है। इस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि इकोनॉमिकली जब पाकिस्तान जो है वो डरेगा तब उसके जो है वो चीजें समझ में जो है वो आएगी कि इस प्रकार से जो है वो जो ये हमेशा टेररिज्म का सहारा लेकर हरकत करता है, तो वो ये चीज जो है वो रोके। नेक्स्ट, जन सेवक का अर्बन रीच के बारे में यहां पर बात हो रही है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इमेजिन करो कि आपको इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड या आधार अपडेट के लिए गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। बस एक कॉल या ऐप के थ्रू ये सब सर्विसेज आपके घर तक आ जाए। सोचिए आप। तो ये सब अब रियलिटी बन चुकी है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि मेरा भी ये सिटीजन सेंटर्स हैं हमारे भी, राइट, जहां पर सिटीजन्स को हम सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। राइट, वैसे ही अब ये जन सेवक, ये इनिशिएटिव यही है कि सिटीजन्स को जो है वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराओ, कि उनको आधार अपडेट कराना है तो आधार करवा दो, वोटर आईडी अपडेट करानी है तो वोटर आईडी अपडेट कराओ, है ना, समग्र आईडी बनवानी है तो वो बनवा लो, पैन कार्ड बनवाना है तो पैन कार्ड बनवा लो। तो ऐसे अलग अलग सेंटर्स जो है वो काफी सारी जगहों पर अब ओपन हो चुके हैं। तो यही है, 2 दिन का ये जन सेवक कैंप जो है वो हुआ था 12 से 13 अप्रैल पर। ठीक है, 350 से ज्यादा जो रेसिडेंट्स हैं उनका ई खाता सर्टिफिकेट जो है वो तैयार हुआ। तो 2019 में कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा ये शुरू किया गया, लिख लेना भाई, जन सेवक। जन सेवक किसका इनिशिएटिव है? कर्नाटक सरकार का इनिशिएटिव है, 2019 में उन्होंने शुरू किया। ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट सर्विसेज को सिटीजन्स के घर तक पहुंचाना, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स, दिव्यांगजन लोग और डिजिटली अनकनेक्टेड लोगों के। तो होम डिलीवरी करवाना किसकी? गवर्नमेंट सर्विसेज की। जैसे आधार अपडेट कराना है, कास्ट या इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, सीनियर सिटीजन का कार्ड बनवाना है, वोटर आईडी अपडेट करवानी है, ई खाता जनरेट करवाना है, राशन डिलीवरी करवानी है, और भी काफी सारी चीजें सब इंक्लूडेड है इसके अंदर। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, या वेबसाइट के थ्रू भी जो है वो आप बुक कर सकते हो उसमें। काफी बढ़िया चीज कर्नाटक सरकार की है ये। ट्रेन्ड ऑफिशियल जो है वो बायोमेट्रिक किट लेकर जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स के साथ जो है वो घर जाएंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वो गवर्नमेंट सर्विस डिलीवर करेंगे सिटीजन्स को। और नॉमिनल फीस फीस जो है वो इसमें चार्ज जो है वो की जाती है सरकारी रेट्स पर। तो बहुत अच्छा शिफ्ट दिखा रहा है ये, उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परिचित नहीं है। ये स्कीम उन्हें भी डिजिटल गवर्नेंस का हिस्सा बनाती है, सिर्फ उन्हें कॉल करना है और उसके जरिए जो है वो उनके घर तक जो है वो पूरे ये वो आ जाएगा, फायदा जो है वो उनको मिलेगा। ऐसे ही जो ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लार्ज स्केल पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉलोनी है, वहां पर समय समय पर जो है वो एक छोटा सेंटर लगा दिया उस कॉलोनी में, जो ग्राउंड है, जो पार्क है या फिर, तो वहां पर लोग जो है वो जाकर अपना वो बनवा सकते हैं किसी भी एक दिन सर्टिफिकेशन वगैरह। तो ऐसी चीज भी शुरू हो गई है ना। ठीक है, 1902 पर कॉल करके लोग अपनी कंप्लेंट्स तक जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये ग्रेवियंस वाला भी इसके अंदर मैकेनिज्म इन्होंने दिया हुआ है कि किसी को शिकायत करनी है तो वो अपनी शिकायत भी जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये कर्नाटक सरकार का। ऐसी इनिशिएटिव जो है वो पूरी इंडिया के अंदर होना जरूरी है। बट चैलेंजेस होते हैं गाइस। इनिशियली सिर्फ 8 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए थे, जो कि जन सेवक और सेवा सिंधु दोनों के लिए थे। और पायलट फेज में 53 सर्विसेज ऑफर की गई थी, लेकिन एक्सपेंशन में इसके डिले हुआ। ठीक है, हर एक वार्ड में कम से कम 5 जन सेवक की जरूरत होती है, लेकिन मैन पावर और रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, तो ये चीज बस थोड़ी सी आप जो है वो ध्यान रखिए। ये ई खाता क्या होता है? यहाँ पर मेंशन था ना ई खाता के बारे में, ये तो अपन ने ये चीज देख ली। ई खाता, ये डिजिटलाइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। 2024 में इसको लॉन्च किया गया था कि प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड जो है वो सबके सब ऑनलाइन जो है वो मेंटेन किए जाए। तो ई खाता ये वो वाली चीज है। बट आप तो ये कर्नाटक के सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना, ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। सार्क के बारे में आपको ऑलरेडी पहले पता ही है। सार्क का वीजा बैन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, कोई मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकता है कि सार्क के अंदर कौन सी कंट्रीज हैं?
आपको बता दें गाइस, इंडिया ने सार्क वीजा एग्जेम्पशन जो पाकिस्तान के लिए सस्पेंड कर दिया है, इसी पर ही हम बात करने वाले हैं। सार्क वीजा एक्सपेंशन स्कीम शुरू हुई थी 1992 में, लिख लो सबसे पहली चीज तो ये। 1992 में ऑफिशियली जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम। 1988 इस्लामाबाद समिट के प्रपोजल के बाद इसको लाया गया था। तो फोर्थ सार्क समिट हुई थी इस्लामाबाद में 1988 में, उस समय इसको प्रपोज किया गया था। मैं फाइनली 1992 में इसको लॉन्च कर दिया। अब पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने के लिए था ये, कि जिससे कि लोग जो है वो विजिट्स करें, एक दूसरी कंट्रीज में और संबंध बनाएं। 24 कैटेगरी के इंडिविजुअल्स को स्पेशल स्टीकर वीजा दिया गया था, एमपीज को, जजेस को, जर्नलिस्ट को, सीनियर ऑफिशियल्स को, स्पोर्ट्स पर्संस को। ये वीजा पासपोर्ट पर स्टीकर के फॉर्म में होता है, वैलिड होता है 1 साल तक, और मल्टीपल एंट्रीज इसमें अलाउड होती हैं। तो अभी इसको सस्पेंड जो है वो कर दिया गया। आपको पता ही है कि टेररिस्ट अटैक के बाद जो है वो हमने ये एक कदम और उठाया कि पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए ये वीजा जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब ये स्पेशल जो वीजा हम प्रोवाइड करते थे ना, ये सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत, तो वो हमने सस्पेंड कर दिए। जो लोग इंडिया में इस स्कीम के अंडर हैं, उनको 48 घंटे के अंदर एग्जिट करने का ऑर्डर दिया। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये ऐसी न्यूज भी आपने देखी होगी, वो फेक न्यूज नहीं थी, वो सही न्यूज थी, कि इंडिया ने जो है वो ये कह दिया कि 48 आवर्स के अंदर जितने भी लोग हैं जो इस स्कीम के थ्रू इंडिया के अंदर जो है वो रुके हुए हैं, फटाक से बाहर हो जाओ। तो आपने देखा होगा कितनी तेजी से लोग जो है वो वापस जो है वो जाने लगे। तो ये हमने इस प्रकार का एग्जामेशन जो है वो किया। क्यों? क्योंकि भाई अभी हम बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि किसी प्रकार से जो है वो आप एंटरटेन करें पाकिस्तान की इस हरकत को। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को भी इंडिया छोड़ने के लिए कह दिया गया 1 हफ्ते के अंदर। पाकिस्तानी जितने भी डिप्लोमेट्स यहाँ पर हैं सबको कह दिया कि भाई आप 1 हफ्ते के अंदर इंडिया छोड़िए। क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल जो होता है अटारी चेक पोस्ट के तहत, वो भी सस्पेंड हमने किया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसके हेड है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इन सभी डिसीजन को अप्रूव किया। जैसे हमने अभी देखा ना, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, उसके अलावा ये भी एक मेजर डिसीजन था। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जो है बता देता हूँ गाइस, कि जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में स्थिति खराब होती है तो SVES टारगेट बन जाता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेना डिफिकल्ट हो जाता है जब वीजा एग्जामेशन लूजली मॉनिटर्ड हो, राइट। तो इसलिए हमने फिर वीजा को एक्सपेंड ही कर दिया। हमने बोला कि इस बार किसी भी तरीके से हम सुनेंगे नहीं, क्योंकि देखो यार, ये SVES ट्रीटी का पार्ट नहीं है, इसलिए बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं बनाता। कोई भी सार्क कंट्री जो है वो खुद से सस्पेंड कर सकती है इस वीजा एग्जामेशन को, स्पेशली सिक्योरिटी ग्राउंड पर। तो इसलिए हमने इसको एग्जाम जो है वो कर दिया है। सार्क के बारे में आपको एक आइडिया जो है वो होना चाहिए। वेरी देखो, लिखा भी है यहाँ पर क्लियरली हमने सभी को बोल दिया भाई कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल इंडिया के अंदर आए हैं इस स्कीम के तहत, 48 घंटे के अंदर वापस हो लो बेटा। अटारी चेक पोस्ट वगैरह पर भी हमने रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दिए। ये जरूरी था यार। ठीक है, तो ये वाला एक टॉपिक था गाइस, छोटा सा ही था, ज्यादा उसमें कुछ था नहीं। अब एक और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट सा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, प्रचंड, यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। इसको HAL ने डिजाइन किया है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना भाई प्रचंड के बारे में। प्रचंड लिख लो आप, प्रचंड, पहले तो ये अलग से, प्रचंड। इवन ध्रुव, ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, इंडियन आर्म फोर्सेस ने उपयोग करना शुरू कर दिया ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स का, अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। और ये रिजम्पशन जो है वो जरूरी था टेरर अटैक के बाद पहलगाम में, क्योंकि वहां पर हेलीकॉप्टर्स की शॉर्टेज थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑथराइज किया कि आप ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स जो है वो कश्मीर के अंदर दोबारा से जो है वो शुरू करवाओ। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ट्विन इंजन मल्टी रोल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, मिलिट्री और सिविलियन पर्पस दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। HAL के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। जर्मन ने हेल्प जो है वो करी थी इसको तैयार करने में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर से डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना। 300 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर जो है वो शामिल किए गए हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड में। मॉडर्न कॉकपिट, ग्लास कॉकपिट भी बनाया गया है। डिजिटल एवियोनिक्स के तहत जो रियल टाइम नेविगेशन प्रोवाइड कराता है और सिस्टम स्टेटस प्रोवाइड कराता है। तो हमने अपना खुद का जो है ये हेलीकॉप्टर जो है वो तैयार जो है वो किए हैं। ठीक है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं ये। मिलिट्री वेरिएंट में क्या क्या चीजें देखो, उसमें 20 mm की टरेंट गन्स शामिल है, 70 mm की रॉकेट शामिल है, एयर टू एयर मिसाइल्स सर्विस भी ऑफर जो है कर सकती है, अटैक सर्विस।
ठीक है। 5 जनवरी 2025 को एक क्रैश हुआ था, तो इसलिए अभी सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए अभी इसको सस्पेंड जो है वो कर दिया गया था, बट दोबारा से इसको शुरू कर दिया है बिकॉज टेररिस्ट अटैक के बाद निगरानी रखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। 125, देखो अप्रोक्सीमेटली 125 से 130 टेररिस्ट एक्टिव हैं इस क्षेत्र में। लगभग 115 से 120 है वो माना जाता है कि पाकिस्तानी नेशनल से जो यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये खतरा है कश्मीर के लिए, तो इसलिए सिक्योरिटी जो है बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली एविएशन रेडीनेस रखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों को। समझ रहे हो आप? तो इसके लिए ये चीज जो है वो की गई है। अब आपको ऑलरेडी पता है गाइस कि इंडिया और यूएसए की पहली चीज तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज के बारे में आप जानते ही हैं, और यूएसए ने अभी सभी कंट्रीज के लिए अपने कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज किया था। और अभी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट भी इंडिया के अंदर विजिट करने आए थे। क्या नाम था उनका? कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ उनका नाम, वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के। तो 22 अप्रैल 2025 को जयपुर की विजिट के दौरान यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने इंडिया से डिमांड की कि वो नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करें, ताकि अमेरिकन सामान जो है वो इंडिया में और बेहतर तरीके से फैल सके। तो ये डिमांड तब आई जब दोनों देशों देशों के बीच ट्रेड से रिलेटेड टेंशन जो है वो बढ़ रही हैं, और इंडियन प्रोडक्ट्स भी यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान जैसे मार्केट्स में सिमिलर इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो फ्री ट्रेड करना क्या बेस्ट सोल्यूशन होगा गाइस, बताओ? और पहले तो नॉन टैरिफ बेस्ड जो ये हम लोग को देखने को मिलता है ना, बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स। सबसे पहली चीज तो ये क्या होती है, पूरी चीज लिख लेना आप। ये कभी कभी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म्स में जो है वो पूछी जा सकती है, तो ये पूरी चीज लिख लो आप। तो मैं आपको समझाता हूँ भाई। ये बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस होता है ट्रेड पर, अदर देन टैरिफ। जैसे कि कोई प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, भले ही वो प्रोडक्ट सस्ता हो बट उसका स्टैंडर्ड अगर वीक है तो हम उसको एंटर नहीं करेंगे, तो इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। कि हम कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज करके प्रोडक्ट को रोक नहीं रहे, हम उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है, हमने बोला कि भाई इस मोबाइल के अंदर अगर ये वाला कांच चढ़ा होगा तो हम नहीं लेंगे, है ना? समझो आप इस बात को। तो हमने क्या किया, उस मोबाइल के कस्टम्स ड्यूटीज इंक्रीज नहीं करी, उसके स्पेसिफिकेशन को मेंशन कर दिया कि भाई इसमें अगर ये चीज होगी तो हम नहीं इंपोर्ट कराएंगे। तो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन, इंपोर्ट कोटास, लाइसेंसिंग सिस्टम, टेक्निकल कंप्लायंस जैसे सेफ्टी, पैकेजिंग, ये सब चीजें, तो उसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। समझे आप? अब इसमें भी हम लोग को एक टेक्निकल बैरियर देखने को मिलता है जिसमें सेफ्टी रूल्स, लेबलिंग, टेस्टिंग होता है। नॉन टेक्निकल में कोटा, सब्सिडी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस, ये सब होता है। जैसे हम बोल देते हैं कि भाई चाइना तुम्हारे यहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो भाई हम नहीं ले सकते तुमसे। समझे आप बात? तो ये चीज है। अब देखो क्या हो रहा है, इंडियन फूड जो एक्सपोर्ट होता है, हम जो भी सामान अपना भेजते हैं वहां पर खाने पीने का, उसकी ये लोग बड़ी जांच करते हैं। पेस्टिसाइड का लेवल देखते हैं, बीमारियां देखते हैं कहीं फुट एंड माउथ डिजीज तो नहीं है। यूरोपियन जैसे मार्केट्स में तो मैंडेटरी टेस्ट लगाते हैं भैया। हमारे यहाँ की कई यूरोपियन देशों के अंदर तो दवाइयां तक जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो लोग। चाइनीज मार्केट में इंडियन कंपनीज को कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी पड़ती है, हाई कॉस्ट होती है, लॉन्ग प्रोसेसिंग होता है, तो इसके कारण से हमारे प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में चल नहीं पा रहे हैं। जापान जैसी कंट्री में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए स्ट्रिक्ट फार्माकोपिया फॉलो जो है वो किया जाता है, यानी कि गाइडलाइंस जो है वो फॉलो की जाती है कि ये फलाना मेडिसिन ये लोग इंपोर्ट कराएंगे वरना नहीं कराएंगे। तो ये चीजें तो अभी यूएसए बात कर रहा है हमसे कि भाई आप अपने ये नॉन टैरिफ बैरियर्स को जो है वो कम कर दो भैया, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट्स आपके पास जो है वो चले जा पाए। 2025 की यूएस नेशनल ट्रेड एस्टीमेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन लोगों ने बोला कि एनिमल ओरिजिन ऑयल प्रोडक्ट को हम परचेज नहीं करेंगे, हमारी कंट्री में आएगा नहीं। समझ रहे हो? यूएसए बोल रहा है क्लियरली अपनी रिपोर्ट दिखाकर कि अगर आपके कोई प्रोडक्ट में ऐसा तेल है जो कि एनिमल से बना हुआ है तो वो हम नहीं लेंगे। नॉन ऑटोमेटिक इंपोर्ट लाइसेंस लाइव स्टॉक और केमिकल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। आपको एनिमल और लाइव स्टॉक के अगर एक्सपोर्ट करना है या फिर अमेरिका में पहुंचवाना है, तो अमेरिका जो है वो उसमें मैंडेटरी एप्लीकेशन मांगेगा, पहले अप्रूवल मांगेगा। फिर मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल काफी सारे प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी चेक करेंगे वो। स्ट्रिक्ट डेयरी इंपोर्ट रूल्स हैं, है ना, कि भाई आप डेयरी के प्रोडक्ट्स अगर और भेजोगे तो फिर स्ट्रिक्टली उसको जो है वो पूरा चेक किया जाएगा। बहुत सारी चीजें भाई।
ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस इसमें बहुत होता है। इंडिया भी जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है, इंडिया दूसरी कंट्रीज में, और इवन हमने भी जो है वो दूसरी कंट्रीज के लिए इस चीज को जो है वो बढ़ा दिया है। बट अभी देखो अभी बातचीत चल रही है, शायद जो है वो थोड़ा सा कम हो सके इस चीज के बारे में। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये टॉपिक मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। कोलेजियम सिस्टम भी कम से कम अपन जो है उस टॉपिक को 10 बार तो पढ़ ही चुके होंगे। यस, तो इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स पर जो है वो लिख करके, क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इंडिया का अचीवमेंट है बायो इकोनॉमी सेक्टर में, लिख लो भाई कुछ चीजें। इंडिया का बायो बायो इकोनॉमी जो है वो हमारी जीडीपी का 4.2% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, लिख लेना। जितना यूएसए और चाइना करता है, बट इंडिया अभी भी थोड़ा सा पीछे यूरोपियन यूनियन वाली कंट्री से। ग्लोबल लीडर बन रहा है इंडिया वैक्सीन के प्रोडक्शन में। पोस्ट कोविड-19 के बाद हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन को प्रोड्यूस करने पर टारगेट कर रहे हैं। इंडिया जो है उसने बायोफ्यूल्स में जो है अच्छा खासा काम किया है, इथेनॉल ब्लेंडिंग में, है ना। कुछ याद आ रहा है? E20 इनिशिएटिव हमारा क्या टारगेट था E20 का? कोई कमेंट बॉक्स पे लिख कर बता सकता है? 20% ब्लेंड करना है इथेनॉल को पेट्रोलियम के साथ, यानी कि पेट्रोल डीजल के साथ। टारगेट कब का है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एनसीबीसी, NIBMG, इन्होंने इंडिया के बायोटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्सपेंड करने में बड़ी मदद करी है। तो बायो इकोनॉमी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका भी आंसर देने की। बट अभी रुक जाओ, कल का एक टॉपिक छूट गया था, उसको भी हम अभी साथ ही साथ जो है वो कवर कर लेते हैं। तो 29 अप्रैल का एक टॉपिक था कोरल ब्लीचिंग का, यानी कि कल का टॉपिक। तो देखो यार, कोरल ब्लीचिंग का मतलब मैंने आपको बोला था कि पढ़ने के लिए कि क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। तो कोरल ब्लीचिंग जब होती है जब कोरल रीफ्स, जो समुद्र के अंदर जीवित इकोसिस्टम होते हैं, एक्सट्रीम हीट के कारण, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसमें होती है जूजैंथली, जो कि एक प्रकार की एल्गी होती है, ये बाहर निकलने लगती है। जूजैंथली जो होती है गाइस, वो कोरल को कलर देती है। कोरल का बेसिकली जो नॉर्मल कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, बट इसमें जब एल्गी लगती है जूजैंथली तो वो इसको कलरफुल बना देती है, यानी कि जूजैंथली के आने से कोरल की जिंदगी में रंग आ जाता है। तो कोरल की जिंदगी में रंग लेकर आ जाती है जूजैंथली, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो जूजैंथली एक प्रकार की एल्गी है। तो ये इसको अगर आप फोटो देखोगे ना गूगल पे इसकी कोरल रीफ की, तो बड़ा ब्यूटीफुल सी चीज रहती है समुद्र के नीचे, राइट। और यहाँ पर ये बेसिकली घर रहता है, पता है, काफी सारी प्रजातियों का घर रहता है ये। तो जब ये एल्गी निकल जाती है ना तो कोरल वाइट पड़ जाती है, मतलब उसको ब्लीच बोलते हैं हम लोग कि उसका कलर निकल गया है, राइट। और ये होता कब है? जब टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो जाता है। समझ गए आप ये वाली बात? और जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो वापस से एल्गी आ जाती है। तो मतलब कोरल रीफ कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ये चीज भी ध्यान में रखना, है ना। अगर हमने चीजों को, टेम्परेचर को कंट्रोल कर लिया तो वापस इसमें कलर आने लगता है, मतलब वापस जूजैंथली इसकी जिंदगी में आ जाती है। क्योंकि जब गर्मी बढ़ जाती है, गुस्सा हो जाता है, कोरल रीफ ये मान के चलो, तो गर्म हो जाता है। और गर्म होता है तो जूसेंटली उसकी जिंदगी से चली जाती है। तो इसलिए हमें अपने नेचर को ठंडा रखना जरूरी है ना, अपने अंदर वाले नेचर को भी और बाहर वाले नेचर को भी। तब जाकर जूसेंटली जिंदगी में रहे और रंग लेकर आएगी। ठीक है, तो ये चीज थी कोरल के मरने का मतलब ही ये होता है कि पूरे मरीन फूड चेन का डिस्टर्ब होना। पता है आपको कि ये जो क्षेत्र है जहां पर कोरल रीफ्स रहती हैं वो बेसिकली घर होता है काफी सारी समुद्र की प्रजातियों का, खाना वहां पे से मिलता है काफी सारी समुद्र की प्रजातियों को। तो ये तो एक कोरल रीफ के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जो यहाँ पर देखो पूरी लिखी हुई है, जो मैंने भी आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन जो है वो कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूज में ये टॉपिक क्यों था। NOAA यूएसए का और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, इनने कंफर्म कर दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कि दुनिया अब तक के चौथे और सबसे बुरे मास ब्लीचिंग इवेंट का सामना कर रहा है। तो ये चीज चाहो तो जो है वो मेंशन जो है वो कर सकती हो कि दुनिया जो है वो चौथे और सबसे बुरे, पूरे दुनिया भर की कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स, वर्स्ट इवेंट देखने को मिल रहा है। अप्रैल 2025 तक 84% पूरे दुनिया भर के कोरल रीफ वाले क्षेत्र हैं, इनका ब्लीचिंग लेवल जो है वो हीट स्ट्रेस से जो है वो गुजर चुका है। ग्रेट बैरियर रीफ और लक्षद्वीप जैसे सेंसिटिव एरियाज बुरी तरह से अफेक्टेड हैं। 2023 के बाद जो है वो दूसरी बार ये इवेंट लगातार हम लोग को नजदीक में देखने को मिला, जो इतना खतरनाक रहा। मास ब्लीचिंग के कारण क्या होता है ये मैं पहले भी आपको जो है बता ही चुका हूं, बाकी ये सब आंकड़े वगैरह आप लोग को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत स्थिति जो है वो काफी बुरी हुई। क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, मरीन में हीट वेव्स हम लोग को देखने को मिल रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, एल नीनो की इवेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं वो कोरल ब्लीचिंग
के लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग को देखने को मिल रही हैं। ठीक है। कोस्टल रेगुलेशन जोन का नोटिफिकेशन भी आया था इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इको डेवलपमेंट, गल्फ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का, मन्नार कहां पर है गाइस? मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। मीठापुर कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट गुजरात में है, ये भी लिख लेना। कभी कभी ये भी आ सकता है कि मीठापुर कोरल रीफ कहाँ की है, गुजरात। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट जो है गल्फ ऑफ कच्छ में, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज क्षेत्र जैसी गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क ऑफर करते हैं लीगल सेफ गार्ड्स इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बहुत, यानी कोरल रीफ मरेंगी तो बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा। 1 बिलियन से ज्यादा लोग जो है गाइस रीफ बेस्ड फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सोचिए उनको कितना नुकसान होने वाला है। तो इसके बहुत इफेक्ट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल ही रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो हमें टेम्परेचर लेवल को बढ़ने से जो है वो रोकने की सख्त आवश्यकता है आज की डेट में, और कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करना मरीन इकोसिस्टम को बेटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक, और यही था बस हमारे आज का लास्ट टॉपिक गाइस। कल हम कंटिन्यू करेंगे, हाँ कंटिन्यू मतलब कल मिलेंगे नए लेक्चर में। और ऐसी जो पेंडिंग टॉपिक्स गाइस कुछ हुए हैं अप्रैल के, तो वो आपके जो है वो कवर अप हो जाएंगे। डेली डेली अपन एक दो टॉपिक्स जो है वो कवर अप कर लेंगे। तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, क्योंकि अभी इस संडेज को मैं थोड़ा सा बिजी जो है वो था guys, इसलिए आप लोग के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर जो है वो नहीं ला पाया। बट इन फ्यूचर संडे वाले के दिन एक्स्ट्रा लेक्चर कर लेंगे, या फिर एक एक दो दो करके जो पेंडिंग टॉपिक्स बच गए, पेंडिंग कौन से बच गए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ख्याल से 5-6 टॉपिक्स हैं। पहले तो ये 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, ये हमने कंप्लीट कर दिया। मेरे पास पूरे पूरा डेटा रहता है गाइस, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ठीक है, चलिए फिर साइन ऑफ करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।